हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इंपॉर्टेंट द हिंदू के आर्टिकल्स और एडिटोरियल देख रहे हैं। आज 11 मार्च। पहला जो आर्टिकल रहेगा वो सीरिया में जो चल रहा है आज की डेट में कॉन्फ्लिक्ट, वो क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है और यूएस का एंगल कैसे आ गया इसके अंदर, उसे समझेंगे। देन डिलिमिटेशन कमीशन पे एक और आर्टिकल आया है, योगेंद्र जी द्वारा लिखा गया है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या नए एंगल्स है उसे समझते हैं। ओबिसिटी, जब से हमारे पीएम मन की बात में इस टॉपिक को उठाया है, द हिंदू का फेवरेट टॉपिक हो गया है। काफ़ी नए एंगल है, उसको भी आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल एनालिसिस को। उस आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है सीरिया में जो हाल ही में इंसिडेंट हुआ है, जिसके कारण जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें 1,000 से लेके 1,500 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। और ये तो एक ऑफिशियल फिगर है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, आप न्यूज़ में देख ही रहे हो। इसे जीएस पेपर 2 आईआर से आप कनेक्ट कर सकते हो। यूपीएससी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरनेशनल में जो भी चल रहा है, मतलब ग्लोबल लेवल पे जो भी इवेंट हो रहे हैं उसके बारे में पूछ रहा है। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे कि 2018 में इन्होंने पूछ लिया कुछ टाउन के नाम दे दिए जो कि न्यूज़ में थे, ठीक। और उसके बगल में कंट्रीज के नेम दे दिया, एक दो तीन, ठीक है। तो बताना था कौन कौन सा करेक्ट मैच हो रहा है। फिर 2015 में इन्होंने पूछ लिया कि जॉर्डन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो पूछ लिया कि ये कौन कौन सा कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। 2015 में ही एक और पूछ लिया था कि एक माउंटेन था, न्यूज़ में था, तो वो माउंटेन कहाँ सिचुएटेड है, मिडल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। फिर 2012 में आ जाइए, यहाँ पे पूछ लिया था कि वॉर चल रही थी, उस वॉर का नाम दे दिया और पूछ लिया ये वॉर किस दो कंट्रीज के बीच में लड़ी जा रही है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं पिछले कई सालों में। मेंस में क्या पूछा जा सकता है, सिंपल सा है, कुछ भी हो, दो ही चीज़ पूछता है। ग्लोबल लेवल पे कोई ग्रुपिंग हो रही हो, कोई एग्रीमेंट हो रहा हो, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये आपको ध्यान में रख के पढ़ना होता है कोई भी आर्टिकल जो आईआर से रिलेटेड है। अब यहाँ की कहानी सुन लेते हैं। यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिया और सुन्नी के बीच में चल रहा है। जो सुन्नी ग्रुप है वो यहाँ पे मेजॉरिटी में है, और जो सुन्नी मेजॉरिटी में है, और जो सिया ग्रुप है वो माइनॉरिटी है, ठीक है। जो सिया ग्रुप है इसी का एक सबसेट या फिर इसी का एक ब्रांच है अला वाइट, जो यहाँ पे माइनॉरिटीज आपको देखने के लिए मिलेगी कहाँ पे, सीरिया में। तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है वायलेंस। किनके द्वारा, सुन्नी ग्रुप द्वारा, जो सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं उनके द्वारा अलावाइट के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। रीज़न क्या था, पिछले कई सालों से बसर अल असद ये रूल कर रहे थे सीरिया पे। इनकी फैमिली पिछले 50 सालों से यहाँ पे रूल कर रही है, इन्हीं की फैमिली आ रही है पावर में, कुल मिला के ये देखा जाए। ये खुद एक सिया है, ठीक है। सिया में भी कौन से सबसेट मैंने बताया, अलावाइट। तो ये बोला जाता है कि ये फेवर कर रहे थे इन माइनॉरिटी ग्रुप को लेके, ठीक है। तो जो भी अलावाइट से बिलोंग कर रहे थे, ये आज के डेट में जो सीरिया है यहाँ पे अच्छे पोस्ट पे थे, काफ़ी अच्छा इनके पास पैसे थे, बिजनेस ये लोग काफ़ी होल्ड कर रहे थे, कोई भी गवर्नमेंट पोजीशंस थी वो इनके पास थी। तो इस चीज़ को लेकर के जो ये सुन्नी वाले इस्लामिक ग्रुप है वो गुस्से में थे। तो क्या होता है, बाइडेन जब अमेरिका से वापस जा रहे होते हैं तो वो सोचते हैं क्या ही करें लाइफ में, कुछ थ्रिल करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक तो बांग्लादेश में क्या हाल है आज के डेट में आपको पता ही है, तो इन्होंने सीरिया में भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी। कैसे क्रिएट कर दी, इन्होंने HTS ग्रुप को सपोर्ट कर दिया। HTS ग्रुप क्या है, हयात ताहिर अल साम, ठीक है। हयात ताहिर अल साम ग्रुप है ये, अल साम। इन्होंने क्या किया, अब थोड़ा सा मैप, ये प्रॉपर मैप नहीं है फिर भी ऐसे ही समझने के लिए, पूरा जो सीरिया है वो, जो ये बसर अल असद थे वो कंट्रोल नहीं कर रहे थे,
काफ़ी डिवाइडेड था, जो बड़ा पार्ट था वो इनके अंदर था। यहाँ पे टर्किश मिलिट्री ग्रुप कंट्रोल कर रही थी, ठीक। यहाँ पे कुर्दिश ग्रुप कंट्रोल कर रही थी, मिलिट्री ग्रुप कंट्रोल कर रही थी। इधर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स कंट्रोल कर रहा था इनके पार्ट में। थोड़ा सा जो पार्ट था यहाँ पे यूएस मिलिट्री बेस था, यूएस का मिलिट्री बेस था। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाउंड्री टच करता है इराक का, तो उसके ऊपर कंट्रोल करके भी रखना था यूएस को। तो यूएस के यहाँ पे मिलिट्री बेस है। जो ये बड़ा सा पार्ट है सीरिया का, वहाँ पे बशर अल असद की गवर्नमेंट रन कर रही थी। एचटीएस ग्रुप धीरे धीरे आती है। बाइडेन के जाने से पहले पता नहीं क्या होता है, कौन सा मैजिक होता है, इनको वेपन मिल जाती है, पूरा कंट्रोल इनके हाथ में आ जाता है। बशर अल असद ये भाग करके रसिया चले जाते हैं, वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। और आज की डेट में जो ये कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है, इसे सुन्नी ग्रुप बोल रहे हैं ये रिवेंज है हम लोगों का इनके खिलाफ, तो ये रिवेंज किलिंग का नाम दे दिया जा रहा है, ठीक। तो ये पूरा सिचुएशन है आज की डेट में। कौन सा मिलिट्री ग्रुप है? हयात तहरीर अल शाम। कौन सा ग्रुप है? ये सुन्नी मेजोरिटी का ग्रुप है। और वहाँ पे इतने सारे जो किलिंग्स देखने के लिए मिल रही है, जो वहाँ पे महिलाओं के साथ हो रहा है, ये अभी ये मान के चलिए और सिचुएशन खराब होते हुए नजर आएगी। यूएस गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है? सिंपल सा ब्लेम गेम। ट्रम्प गवर्नमेंट बोल रही है, खुलेआम बोल दिया इन्होंने तो, कि ये जो भी किया धरा है वो बाइडेन ने किया था। जो आज हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं वो किसका दिया हुआ है? बाइडेन का। तो जो भी नया इसमें कुछ भी न्यूज़ आएगा तो उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एडिटोरियल बात कर रहा है डिलिमिटेशन के बारे में, और यहाँ पे योगेंद्र यादव जी कहना चाह रहे हैं कि एक काम करिए, जो ये सीट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सिंपल सा आइडिया है कि इसे हमेशा के लिए फ्रीज कर दो। मतलब जो 543 सीटें हैं आज की डेट में, ये आने वाले अनंत काल तक चलने दो, इसे ना टच किया जाए। तो इसी को हम लोग आज समझेंगे। इसे जीएस पेपर 2 से आप कनेक्ट कर सकते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें प्रीलिम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिलिमिटेशन होता क्या, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट क्या क्या है, और कौन कौन से एक्ट में क्या क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 82 किससे डील करता है, और 170, ये दो आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नीड क्या है डिलिमिटेशन की, क्यों इसे हर सेंसस के बाद इसको लागू करने की ज़रूरत है, और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आज के डेट में देखने के लिए मिल रहा है, जो साउथ के स्टेट्स हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़े कर रहे हैं, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिटेल मैनर में समझेंगे। पहले समझते हैं कि जो सेंसस होने वाला था 2021 में, इसमें क्या आता है? कोरोना, कोविड आ जाता है, तो इसके कारण इसको क्या करते हैं? पोस्टपोन्ड हो जाता है। तो माना जा रहा है कि आने वाले टाइम पे इस साल या फिर अगले साल सेंसस स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद तुरंत बाद क्या आएगा? डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 82 डील करता है इससे। तो इसमें यह कहा जाता है आर्टिकल 82 में कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, ठीक है। और जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है, पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास होने के बाद ये आएगा। और जब ये आर्टिकल 82 डील कर रहा है, आर्टिकल सिमिलरली 170 डील करता है स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस पता रहना चाहिए। तो जब ये डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, ये एक्ट पास होगा, ये क्या करेगा? डिलिमिटेशन कमीशन क्या करेगा? ये ऑर्डर फाइनल करेगा कि भाई कितनी सीटें किस स्टेट को मिलेगी, बाउंड्रीज क्या क्या होना चाहिए। तो ये बाउंड्रीज भी तय करता है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक। तो क्या होता है कंस्टिट्यूएंट का, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कंस्टिट्यूएंट का। तो क्या होगा कि जो इसका ऑर्डर आ जाएगा, फाइनल ऑर्डर आएगा, ये जाएगा लोकसभा में एंड राज्यसभा में। तो इस पर चर्चा की जा सकती है, बट इसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ये जो ऑर्डर आएगा, इसे सुप्रीम कोर्ट में जा करके आप चैलेंज भी नहीं कर सकते हो, ठीक। इसमें मॉडिफिकेशन भी नहीं हो सकता। ये सब समझ में आ गया, ये सब प्रॉब्लम्स है। इसके जो मेंबर्स होते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज इसको चेयर करते हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठते हैं, जो इसे इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं हम लोग। और जो भी रिलेटेड स्टेट्स हैं, यानी कि सारे स्टेट के रिलेटेड स्टेट के कमिश्नर्स आएंगे, इलेक्शन कमिश्नर्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है कि इसमें क्या क्या कौन कौन बैठता है। अब समझते हैं कि कितने बार आ चुका है। आज तक 4 बार डिलिमिटेशन
डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आ चुका है। पहला आया था 1952 में, देन इसके बाद आया था 1963 में, 1973 में। ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है 1973 वाला, क्यों? क्योंकि इसमें लाया गया था 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था इस साल। इसमें क्या कहा गया कि ये काम करते हैं, जो सीटें चल रही है 543 इसे फ्रीज कर देते हैं। ठीक, फ्रीज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वही वाली बात थी कि नॉर्थ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, साउथ की डिक्रीज हो रही थी। साउथ वाले बोल रहे थे कि देखो हम लोगों ने जो टोटल फर्टिलिटी रेट है हमारे स्टेट की लो हो रही है, हम लोग अब पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें इसका नुकसान ना मिले। टोटल मैनर में ये कहना था उनका। तो बोला गया ठीक है, ये जो 543 सीटें हैं इसे फ्रीज रखते हैं, 2026 में इसे चेंज कर दिया जाएगा, 2026 तक के लिए इसे पोस्टपोन कर दिया गया। फिर आया इसके बाद 19, अब आया फिर 2002 में, इसमें फिर से अमेंडमेंट आता है आपका 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है आपका। तो इसमें क्या होता है कि चलो सीटें तो फ्रीज है, तो बाउंड्रीज को एडजस्ट किया जा सकता है, बाउंड्रीज को चेंज किया जाएगा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ इसी में क्या किया गया था, इसी साल SC एंड ST के लिए कुछ सीटें एलोकेट कर दिया जाएगा, मतलब उनके जो पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ इनको सीटें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, तो ये चेंजेस इस साल लाया गया। अभी बात हो रही है कि अभी मैंने बताया ना कि अगर इस बार डिलिमिटेशन कमीशन बैठा तो माना जा रहा है कि यूपी की जो सीटें हैं, जो 80 देखने के लिए मिलता है, उसमें इंक्रीमेंट आएगा, 30+ सीट होगा। और वहीं पे साथ में तमिलनाडु है या केरल है, इनको 2 सीटें, या फिर कई स्टेट्स में मतलब कि आज के डेट में 38 सीटें हैं तमिलनाडु की, तो 31 सीटें तक जा सकती है, इवन इससे कम हो सकती है इनकी सीटें। तो इनको ये प्रॉब्लम्स दिख रहा है, इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम देखने के लिए नजर आएगा इन फ्यूचर। बट डिलिमिटेशन कहता क्या है, एक मिनट यार, डिलिमिटेशन कहता क्या है? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, ये डिलिमिटेशन का बेसिक सा फंडा है। बट क्या रियलिटी में ये ऐसा ही है? एग्जाम्पल के तौर पे 32 लाख लोगों पे एक MP है, कहाँ पे? यूपी में। सिमिलर वे में 18 लाख लोगों पे एक MP है आपका किधर? केरल में। बट कुछ डिफरेंट केसेस भी हैं, जैसे कि डिफरेंट केसेस भी है अरुणाचल प्रदेश में, इधर क्या है, 8 लाख लोगों पे एक MP है, एक MP है। तो यहाँ पे कंपैरिजन देखिए, क्या डिलिमिटेशन जो चाहता था कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, क्या ये हर स्टेट के लिए सिमिलर लागू है? नहीं। तो ये मानिए, जो योगेंद्र यादव जी भी कह रहे हैं कि हम लोग एक प्रॉपर वे में फेडरलिज्म को सपोर्ट नहीं करते, मतलब हम लोग क्या है, असिमेट्रिक फेडरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, असिमेट्रिक है। ठीक, अब फेडरलिज्म समझ लेते हैं। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट का, मतलब दोनों को इक्वली पावर दिया गया है। जो फेडरलिज्म है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसे फिडोस कहते हैं हम लोग, FE, फिडोस कहते हैं। ये जो फेडरलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है, आप अमेरिका को देख सकते हो, जिसे बोलते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो फेडरलिज्म है या फिर फेडोस है, इसका जो मतलब होता है एग्रीमेंट, ट्रीटी। ठीक है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जिस पे साइन हुआ हो, उसे हम लोग फेडरलिज्म को समझते हैं। तो अमेरिका के जितने भी स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, उन सब ने एक ट्रीटी साइन किया और वो लोग एक साथ यूनाइटेड हुए, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना। बट इंडिया की कहानी अलग है, हम लोगों ने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। इंडिया की कहानी अलग है, हमने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। आर्टिकल 1
सब क्लॉज 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन है हम लोग, यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब कि हम लोगों में कोई एग्रीमेंट नहीं है, या फिर कोई स्टेट चाहेगा कल को नहीं हम लोगों को साथ नहीं रहना है, हम लोग अलग हो जाए, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो योगेंद्र यादव जी कहते हैं कि देखिए फेडरलिज्म हम भी है, बट हम लोग क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म को सपोर्ट करते हैं। होल्डिंग टुगेदर मतलब हमारे यहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, जियोग्राफिकल डिफरेंसेस भी देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग क्या है, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, जिसे सपोर्ट करने के लिए हम लोग कुछ स्टेट्स है उनको स्पेशल स्टेटस भी दे देते हैं। स्पेशल स्टेटस मतलब हो गया आपका आर्टिकल 371, जिसमें कुछ स्टेट्स को आपने स्पेशल स्टेटस दे रखा है, तो इसलिए हम लोग असिमेट्रिक है, इस बात को ये मानते हैं। तो ये कहते हैं कि आज के डेट में इंडिया में 3 प्रॉब्लम सामने देखने के लिए मिल रही है। एक तो पहला कल्चर, 3 लैंग्वेज पॉलिसी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी में क्या हो रहा है, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, तो कोई भी हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। ये प्रॉब्लम आप देख रहे हो आज के डेट में। दूसरी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक डिफरेंसेस देखने के लिए मिलती है कुछ स्टेट्स में, ठीक है, वेरी करती है। देन पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहती है हम लोगों की। तो ये बोल रहे हैं कि हम लोगों में डिफरेंसेस है, तो हमें साथ में मिल के काम करना है। अगर ये पॉलिटिकल वाला एंगल देखा जाए तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो पावर में गवर्नमेंट है वो चाहती है कि ये जो सेंसेस है ये 2031 में भी हो सकता था, मतलब इस बार का मिस हो गया, कोई बात नहीं, 2031 में करा दीजिएगा, बट ये चाहती है कि जल्दी करा सके, कि जो 2029 में जो इलेक्शंस हो गए उसमें इनके सीटें ज़्यादा आए। कैसे सीटें ज़्यादा आएगी, डिलिमिटेशन कमीशन बैठा देंगे, यूपी की सीटें इंक्रीज़ हो जाएगी, बिहार की सीटें इंक्रीज़ हो जाएगी, और राजस्थान की सीटें इंक्रीज़ हो जाएगी, मध्य प्रदेश की सीटें इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये वो स्टेट्स है जहाँ पे इनका डोमिनेंस है, और जहाँ वहाँ पर जहाँ पे इनकी पावर नहीं है, ज़्यादा मेजोरिटी में निकल के नहीं आ जाते, जैसे तमिलनाडु हो गया, ठीक है, कर्नाटका हो गया, तो ये सब जो स्टेट्स है, उड़ीसा हो गया, इन सब जगहों पे इनके वोट शेयर बहुत कम है। तो ये भी एंगल एक देखा जा रहा है। तो योगेंद्र यादव जी कहते हैं कि एक काम करो, ये सब छोड़ो, सीटें पूरी की पूरी फ्रीज कर दो, हमेशा के लिए फ्रीज कर दो। तो ये इनका अपना मानना है, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। एडिटोरियल बेसिकली बात कर रहा है ओबिसिटी के बारे में। हमारे पीएम एक वीक पहले ही ओबिसिटी से रिलेटेड मन की बात भी किए थे, वहाँ पर भी ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसका जिक्र किए थे, और डेली एक्सरसाइज को प्रमोट कर रहे थे। ये एडिटोरियल काफ़ी डिटेल मैनर में उस प्रॉब्लम को यहाँ पर एनालाइज करता है। तो ओबिसिटी क्या होता है, एक मोटापा आप बोल सकते हो, कि जब बॉडी फैट होता है वो 30 या उससे अबव चला जाता है, उसे हम ओबेसिटी की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब ये कैसे मेज़र कैसे किया जाए कि आप मोटे हो या मैं मोटा हूँ, उसके लिए बॉडी मास इंडेक्स काउंट किया जाता है, ठीक है, ये बेसिक था। अब ये प्रॉब्लम समझिए कि इंडिया में आज की डेट में हर 4 में से एक आदमी, अगर 4 लोग खड़े हैं उसमें एक आदमी जो होगा, या फिर वो आदमी भी हो सकता है औरत भी हो सकती है, वो ओबेसिटी का शिकार है। स्टेट वाइज देखा जाए तो कई स्टेट में आपको ओबेसिटी 8% का देखने को मिलता है, कि उस स्टेट में जो भी लोग हैं वहाँ पे ओबेसिटी 8% है। और ये स्टेट बाय स्टेट वेरी करते करते 50% तक भी चले जा रहे हैं कई सारे स्टेट्स में। बच्चों की बात करते हैं कि बच्चों में जो ओबेसिटी है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक स्टीप आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टीप का मतलब तो ग्राफ होता है एकदम धीरे 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 अबव जा रहा है। स्टीप का मतलब है ये एकदम से आपको एकदम से ग्राफ ऊपर जाते हुए नजर आएगी। बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा NNFHS5 की एक रिपोर्ट आई थी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसने बताया लगभग 43 लाख जो बच्चे हैं जिनकी एज 5 साल से कम है, 5 साल से कम है मैं बता रहा हूँ, ये लोग ओबिसिटी का शिकार है। समझ सकते हो। और इंडिया में इतना जनरलाइज कर दिया गया है इन चीज़ों को, कि अगर किसी का बच्चा पतला होता है, भाई कुछ खिलाओ पिलाओ उसे मोटा करो, देखो पड़ोसी का लड़का कितना मोटा है। तो मोटापा वो समझ नहीं रहे कि आने वाले टाइम में वो कितनी सारी बीमारियां लेके आ रहा है। अभी सेरेलैक्स का था, सेरेलैक्स का आपने सुना होगा, कंट्रोवर्सी में था
कि इंडिया में जो ये सेल करता है, अमेरिका के लिए अलग प्रोडक्ट है सेल का, नेस्ले का ये प्रोडक्ट है, और इंडिया के लिए अलग वो उसमें जो चीज़ें मिलाते हैं वो अलग है। उसके अंदर चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, शुगर मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि इसको आप फिट नहीं बोल सकते हो। मैंने कई बार देखा है उसको, अगर आप हाथ में रख करके देखोगे तो उसमें चीनी के पीसेस साफ साफ दिख जाती है। और सब लोग बोलते हैं कि सेरेलैक खिलाओ बच्चा मोटा हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, मोटा होगा, वो चीनी खा रहा है पूरे दिन बैठ करके, न्यूट्रिशन के नाम पे आप उसे चीनी खिला रहे हो। तो ये प्रॉब्लम भी आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अडल्ट में ओबिसिटी का रेशियो, 35 करोड़ अडल्ट आज की डेट में एब्डोमिनल ओबिसिटी का शिकार है। एब्डोमिनल ओबिसिटी का मतलब होता है कि ये जो ये आपका पेट होता है ना, ये वाला पार्ट, तो वो देख के पता चल जाता है। पेट बहुत सारे इंडियंस का देखा होगा, पेट निकला रहता है, ठीक है, जिसे हम बेली फैट भी बोलते हैं। और इसी को एबनॉ एब एबडॉर्मल सॉरी एब्डोमिनल जो ओबिसिटी होता है, ये आप इसी को हम लोग सेंट्रल ओबिसिटी के भी नाम से जानते हैं। टंग ट्विस्टिंग हो जाता है कभी कुछ चीज़ें, जैसे एब्डोमिनल ओबिसिटी, इसी को हम लोग बेली फैट भी बोलते हैं, सेंट्रल ओबिसिटी के भी नाम से जानते हैं। 25 करोड़ जनरलाइज्ड ओबिसिटी का शिकार है। जनरलाइज्ड ओबिसिटी होता है कि पूरे बॉडी में वो फैट देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो पेट हो, उसके गाल पे हो, पूरे बॉडी पे वो फैट देखने के लिए मिलता है, तब आप उसे जनरलाइज्ड ओबिसिटी बोलते हो। इसको देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग बीएमआई का यूज़ करते हैं कि उस बंदे को फैट है कि नहीं। 21 करोड़ इंडिया में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि आपके ब्लड फ्लो में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तब क्या होता है कि आपका जो हार्ट होता है वो पंप करता है ब्लड ब्लड को, तो यहाँ पे आके वो फंस जाता है और कई बार हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाती है। अब अब अर्जेंट एक्शन लेने की क्या ज़रूरत है हमारे गवर्नमेंट को या फिर हम लोगों को? ठीक है, पहले तो सोसाइटी में मैंने जैसा बताया था कि नॉर्मलाइज कर दिया है कि भाई ये लड़का मोटा नहीं है, मतलब हेल्दी बोलते हैं हम लोगों के यहाँ पे मोटे लोगों को। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बच्चे का एग्जांपल दिया था कि 5 साल से भी कम बच्चे वो ओबिसिटी का शिकार है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी समझती है कि अगर बच्चा मोटा नहीं है तो उसके पेरेंट्स उसको कुछ खिलाते ही नहीं है। अब डाइटरी कंसर्न्स भी है, मतलब हम लोग जो कैलोरी सफिशिएंट तो बन चुके हैं, एक टाइम पे डेफिसिट पे थे, ये सफिशिएंट तो बन रहे हैं, बट उसका क्या प्राइस पे कर रहे हैं हम लोग? जो न्यूट्रिएंट सफिशिएंट होना चाहिए था वो डिफिशेंसी में जा रहा है। कुछ फिगर यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं कि इंडिया में लगभग 55% लोग हैं जो हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, और लगभग 40% इंडिया में ऐसे लोग हैं जो कि डाइट तो ले रहे हैं बट एडिक्वेट मात्रा में न्यूट्रिशन इनटेक नहीं है। मतलब न्यूट्रिशन तो जा रहा है उनके डेली डेली उनके खाने में, बट जितने अमाउंट में चाहिए उतने अमाउंट में नहीं है। और अर्बन लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है। आज के डेट में आप देखो, शाम में सब बच्चे निकल जाते हैं मोमोज खाने, ठीक है, मोमोज तो पक्का है, समोसे हैं, संडे या चलो जलेबी खा लेते हैं। तो ये भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप लिखोगे अपने आंसर में तो बहुत अच्छा लगेगा मेंस में, जैसे हाई फैट सॉल्ट शुगर, HFSS, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, UPF, ये सब का कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है और हमारे यहाँ की सिचुएशन ख़राब होते हुए नज़र आ रही है। 50% इंडियन आज की डेट में फेल कर जाते हैं डेली एक्सरसाइज से रिलेटेड, मतलब फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं है। इवन मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी बैठा हुआ हूँ मॉर्निंग में, मैं शाम में 5 या 6 बजे यहाँ से उठूँगा, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं होता। बट मैं हाल ही में अपने दोस्त के यहाँ गया था, उसने फ़ोटो वोटोज़ क्लिक किया तो खुद को स्ट्राइक हुआ, गया देखो मैं कितना, मेरा सेप कितना सही नहीं जा रहा। तो आज से मैं भी इस पर वर्क करना स्टार्ट करता हूँ, आई होप आप भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों को है ना, आप पढ़ते हो, अपने आप को देखते हो, देन रियलाइज़ करते हो। ठीक, तो आप भी देखिए कि आप ओबिसिटी का शिकार है कि नहीं, बट डेली एक्टिविटी करना जरूरी है। हेल्थ रिस्क क्या होता है? आप मोटे हो तो ऑब्वियस ही बात है, अब मैं मोटा बोल रहा हूँ तो कोई इमोशनल मत हो जाना यार, मोटे है तो मोटे ही है, ठीक है, ये रियलिटी आपको समझना होगा। तो उसको है ना डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है, लीवर डिसऑर्डर हो सकता है, जिसे हम कई बार हमने देखा होगा कि कई लोग बाहर का खाना खाते हैं तो उसको फैटी लीवर हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। हर 4 में से एक पर्सन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये डायबिटिक या प्री डायबिटिक के स्टेज पे पहुंचने वाला है। इकोनॉमी पे हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? 2019 में ये फिगर 1.02% जीडीपी का लॉस दिखा रहा था। ये लॉस क्यों हो रहा है या फिर इतना खर्चे क्यों हो रहे हैं? सपोज करो अगर कोई आदमी मोटापे का शिकार है, ठीक है, वो
उसको कोई ना कोई बीमारियाँ होती ही रहती होगी टाइम टू टाइम, वो जा रहा है डॉक्टर के पास, फ्री सर्विसेज ले रहा है। चलो ये सब छोड़ दो, वो आदमी अगर हेल्दी होता, वो उस समय कोई प्रोडक्टिव वर्क कर रहा होता जो हमारी जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होता, बट वो बीमार है, डायबिटीज़ का शिकार है, ठीक है, हाइपरटेंशन का शिकार है, अपनी प्रोडक्टिविटी पूरा प्रॉपर दे नहीं पा रहा, तो वो लॉसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये फिगर 2019 का था, और ये माना जा रहा है कि 2030 आते आते ये 1.57 पहुंच जाएगा हमारे जीडीपी का। इवन इससे ज़्यादा ही होगा मे बी, जिस हिसाब से स्विगी और जोमेटो इंक्रीज हो रहा है इनका ग्रोथ, ये फिगर और भी ज़्यादा हो सकता है। पॉलिसी में गैप है, क्यों? क्योंकि एकदम डेडिकेटेड वे में कोई पॉलिसी नहीं है कि जो ओबिसिटी को टारगेट कर रहा है। सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता है, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट एक स्पेसिफिक स्कीम लेके नहीं लाया गया है। गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स है जो कि आप कह नहीं सकते हो कि प्रॉपर ओबिसिटी को ही है। जैसे गवर्नमेंट बोलता है कि खेलो इंडिया, हम यंग टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मगर जैसे ओबिसिटी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट बोल देती है अरे खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ईट राइट इंडिया, ये सब तो ओबिसिटी को ही कंट्रोल करने के लिए है ना। तो एक, और ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ये स्कूलों में जा जाके बोल रहा है कि पार्टिसिपेट कराना ही है बच्चों को। ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो मत खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या क्या हमें वे फॉरवर्ड होना चाहिए, कैसे हम इन पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं? पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज करने की ज़रूरत है हमें। जैसे कि कैसे, जो ओबिसिटी है इसे डिसीज की तरह ट्रीट करें, इसे डिसीज डिक्लेयर कर दो कि एक बीमारी है ओबिसिटी। हमारी सोसाइटी में अभी भी मोटापे को बीमारी नहीं देखा जाता, ठीक है, वो बोलते हैं खाते पीते घर का है, तो उसे खाते पीते घर को कहाँ डालना है? बीमारी के घर में डालना कि भाई ये बीमार आदमी है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए उसके लिए केयर और मैनेजमेंट पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करने की ज़रूरत है कि हाईलाइट करो कि ओबिसिटी है, मोटापा है, तो आने वाले फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, लीवर डिजीज़ हो सकता है आपको। ये सब लोगों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोगों को ये सब बातें नहीं पता है। फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करने की ज़रूरत है, बाईसाइकिल लेन को बनाने की ज़रूरत है। और आपने देखा होगा कई सारे पार्क में ना ओपन जिम का भी कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है। और जो ये अभी मैंने बात किया था HFSS, UPF, ये कहा गया, ये रहा, हाई फैट, सॉल्ट, शुगर, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इन सब आइटम्स पे टैक्स इंक्रीज कर दिया जाए। और जो हेल्दी फूड है या मार्केट में जो हेल्दी फूड मिल रहा है या ड्रिंक्स मिल रहा है, उन पे सब्सिडीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। ये मेरे को काफ़ी अच्छा जेन्युइन पॉइंट लगता है ये दो। ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टेप ले सकता है एज अ स्मॉल स्टेप। फिर स्कूल लेवल पे प्रमोट किया जाए कि हेल्दी ईटिंग हैबिट कैसे लाना चाहिए। इंश्योर करे कि कैंटीन है जो स्कूल के, जैसे मेरा स्कूल का कैंटीन था या फिर मैं जितने भी देखा हूँ, उधर जनरली आपको पक्का मिलेगा, समोसा तो मिलेगा, और ऐसे तेल में मिलेगा भाई साहब पूरा समोसे का कलर काला कर देगा, ठीक है। तो स्कूल लेवल पे भी देखना चाहिए, जो स्कूल की फैकल्टीज़ है या फिर जो भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो, या फिर कॉलेज की अभी डिपार्टमेंट है, इन सबको देखना चाहिए कि हेल्दी चीज़ें मिले वहाँ पे। और जो अगर समोसा बन भी रहा है तो थोड़े अच्छे क्वालिटी में या फिर कम ऑयल में बनाया जा सके। अब हेल्थ प्रमोट किया जाए स्कूल लेवल पे, जो अभी हमने बात किया, हमें जापान से सीखना चाहिए कि जापान में कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि वहाँ पे हेल्दी खाया जाता है। और आपने एक बुक पढ़ी होगी इकिगाई, उसमें भी बोला गया कि हमेशा हाफ पेट खाना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो हमें जापान से भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे रखे हैं वे फॉरवर्ड में। चलिए,